जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। रीट पात्रता परीक्षा बिल्कुल हमारे सर पर है और हम अगले कुछ दिनों में रीट पात्रता में अपीयर होने वाले हैं। सबसे बड़ी चुनौती उन विद्यार्थियों के सामने है जो पहली बार रीट पात्रता में अपीयर होंगे। हालांकि उन विद्यार्थियों के लिए भी कम चुनौती नहीं है जो विगत वर्षों में, विगत प्रयासों में रीट दे चुके हैं, जो वापस इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी पिछली पात्रता क्लियर नहीं थी। रीट पात्रता की तैयारियों का जब दौर शुरू हुआ था और जब दौर शुरू होता है, मैं हर साल हर बार विद्यार्थियों को इस बात को बोलता हूं कि रीट पात्रता के लिए यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो विषय है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो विषय आपके शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां होती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसका सीधा सीधा एक गणित है, सीधा सीधा इसका एक गणना आप जब आप देखेंगे, पेपर का नेचर जब आप देखेंगे, सिलेबस जब आप देखेंगे, अंक विभाजन जब आप देखेंगे खंडवार, तो आप इस बात को पाएंगे कि क्यों साइकोलॉजी और क्यों मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे आप इस एक चार्ट के माध्यम से एक बार देखिए, उसके बाद हमारी चर्चा कुछ आगे जाएगी। 150 अंक की आपकी जो रीट होती है, उस 150 अंक की, चाहे वो L1 की मैं पात्रता की बात कर रहा हूं, रीट पात्रता की, और चाहे वो L1 हो चाहे वो L2 हो, और L2 में दोनों ग्रुप हो, साइंस ग्रुप या सामाजिक ग्रुप, तो आप देखेंगे जैसे 30 अंक का आपका शिक्षा मनोविज्ञान आपका आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी आती है। 30 अंक की भाषा फर्स्ट, जो ज्यादातर बच्चों की हिंदी होती है, अन्य बच्चों की इंग्लिश हो सकती है, कुछ की भाषा सेकंड, जो जिनकी हिंदी है उनकी ये इंग्लिश या संस्कृत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के 3 भाषाएं ज्यादातर घूमती है। कुछ बच्चों की उर्दू हो सकती है, बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं, बाकी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश जिसमें ज्यादा बच्चे होते हैं। और अगर मैं L1 की बात करूं तो L1 में 30 अंक का गणित होता है, 30 अंक की पर्यावरण, और अगर L2 साइंस की बात करूं तो 30 अंक का गणित और 30 अंक की विज्ञान, और अगर मैं SST की बात करूं तो 60 अंक की SST। और आप इन विषयों का भी अंक विभाजन जब आप देखेंगे तो साइकोलॉजी जो है वो 20-10, भाषा फर्स्ट 20-10, भाषा सेकंड 20-10, ये 20-10, ये 20-10, और ये 60 जो है वो 45-15 में बटा होता है। क्या ये 20-10 में 20 साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, 10 का साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, 10 अंक का हमारा मैटर है वो जो शिक्षण विधियों से रिलेटेड होगा। भाषा फर्स्ट में 20 अंक का उस भाषा का व्याकरण, 10 अंक के उस भाषा से जुड़े मेथड्स जो हैं। भाषा सेकंड में भी सेम स्थिति, 20 का व्याकरण और 10 के मेथड्स। गणित में 20 का गणित, 10 के मेथड। विज्ञान में 20 का विज्ञान, 10 के मेथड्स, या पर्यावरण में 20 का विज्ञान, 10 के मेथड। SST में भी सेम स्थिति। तो इसका मतलब मेथड सब जगह कनेक्ट कर रहा है। साइकोलॉजी में जब आप देखते हैं 5वीं यूनिट, जिसमें आपको मूल्यांकन है, क्रियात्मक अनुसंधान है, RT एक्ट है, NCF 2005 है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, वो सारा कुछ जो है वो सारा कुछ आपका विधियों वाले शिक्षण शास्त्र से कनेक्टेड होता है। और बाकी 10-10 नंबर की, तो ये शिक्षण विधियां कुल मिलाकर के 10, 20, 30, 40, 50 अंक की शिक्षण विधि हो जाती है। और साइकोलॉजी को जब आप जोड़ेंगे तो साइकोलॉजी को मिलाकर के 70 अंक हो जाते हैं। 150 में से 70 अंक अकेले, 70 अंक अकेले साइकोलॉजी और मेथड्स के आपके होते हैं, लगभग 50%। यानी कि आपको लाने कितने हैं? लाने आपको मार्क्स 90, जनरल के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, 90 अंक आपके आने हैं। उस 90 अंक में अकेले 70 आपके साइकोलॉजी और मेथड से आ जाते हैं। तो फिर पूरा आपका जो सिलेबस पड़ा है, चाहे वो साइकोलॉजी के बाकी के, चाहे वो गणित के, विज्ञान के, या सामाजिक के बाकी के टॉपिक हो, या भाषा के व्याकरण वाले खंड हो, तो चुटकियों में पात्रता क्लियर होती है। चुनौती पात्रता क्लियर करना नहीं होता है, चुनौती होता है कि आप पात्रता से भी आगे मेंस के लिए दृढ़ आधार यहां पैदा करके जाए। तो आप अगर मान लीजिए पात्रता के दृष्टिकोण से देखें तो चाहे 90 अंक हो आपके, चाहे 150 अंक हो, आप 90 से लेकर के 150 अंक के बीच में जहां भी स्टैंड करते हैं वहां से आपकी पात्रता क्लियर होती है। लेकिन जितना समीप आप 150 के होते हैं, जितना समीप आप 150 के होते हैं, आप अपने मेंस को उतना ही दृढ़ मजबूत बना चुके होते हैं। आपके चयन की संभावना, क्योंकि अंतिम चयन नौकरी में आपका मेंस के मुख्य परीक्षा के माध्यम से होना है, तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इस लेवल पे ना रहे, अधिकतम इस लेवल की तरफ जाएं। तो साइकोलॉजी और मेथड्स की जब बात होती है तो इन दोनों विषयों के लिए जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, अगर मैं उस दृष्टिकोण से बात करूं, रिवीजन राउंड में हम लोग चूंकि कुछ खंड, विशेष खंडों पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पूरा समय तो निकल चुका है। विशेष खंड जिसमें हम लोग बात करेंगे रिवीजन राउंड में,
वो रिवीजन राउंड के हमारे खंड होंगे। मेथड्स के अंदर जब आप देखेंगे तो मेथड्स का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण खंड होता है, जो मैं अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा बच्चों को बोलता हूं, वो होता है मूल्यांकन। और मूल्यांकन जिसमें सीसीई शामिल है, जिसमें निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण वाला खंड भी उसी का एक पार्ट है। ये पूरा जो खंड होता है, ये मूल्यांकन, ये आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, क्योंकि साइकोलॉजी के 20+10 में जो 10 है वहां पे भी मूल्यांकन है, और प्रत्येक विषय की शिक्षण विधि जो 10-10 अंक की है उसमें आधा आधा मूल्यांकन है। मूल्यांकन के जब आप प्रश्न देखेंगे हर वर्ष की रीट में, पात्रता में, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मूल्यांकन के प्रश्न आए। अगर कोई एक टॉपिक, पर्टिकुलर एक टॉपिक अगर छाटा जाए जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न रीट में, पूरी रीट में है, 150 अंक की रीट में, वो अकेला मूल्यांकन होता है। आप कभी भी कैलकुलेशन, कभी भी गणना करके देख लें। तो इस पर हम लोग रिवीजन राउंड में बात करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसके ऊपर बड़े शानदार सवाल आते हैं। आप गत वर्षों की और हाल ही में हुई परीक्षाओं की, जैसे सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई, ब्लूम टैक्सोनॉमी के हर एक पेपर में 4-4, 5-5 सवाल आए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के सवाल बड़े शानदार आते हैं, वो आपको समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बिना ब्लूम टैक्सोनॉमी की तो वैसे भी शिक्षण विधि अधूरी समझी जाती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें ब्लूम टैक्सोनॉमी के अन्य टॉपिक्स को प्रभावित करती है। एक टॉपिक आपकी शिक्षण की विधियां है। शिक्षण की विधियां चाहे वो व्याख्यान विधि से लेकर के आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला, प्रयोजना, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, उसके अलावा हम सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, मस्तिष्क उद्दोलन विधि, भ्रमण विधि, हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो प्रायोगिक विधि, वो जो सारी विधियां हैं, वो सब कुछ विधियां, भाषा के दृष्टिकोण से कुछ विधियां देखें तो शिक्षण की विधियां ये अपने आप में बड़ा एक वेटेज रखती हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियों के हमेशा एक दो सवाल आते ही आते हैं। योजना वाला खंड, जहां इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना की बात होती है, वहां से हमारे प्रश्न जुड़ते हैं। और शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण की चुनौतियां, चाहे गणित शिक्षण की चुनौतियां, विज्ञान शिक्षण की चुनौतियां, पर्यावरण शिक्षण की चुनौतियां, सामाजिक शिक्षण की चुनौतियां, भाषा शिक्षण की चुनौतियां, हर विषय की शिक्षण की चुनौतियां, ये जो खंड है, ये खंड हर शिक्षण विधि का मूल आधार होता है, और इन्हीं में सारी शिक्षण विधि सिमट जाती है। तो मैंने जैसे कहा कि रिवीजन राउंड में हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट खंड है वहां से शुरू करें, जिससे ये आपको मजबूत करे और ये आपको इतना प्रिपेयर कर दे कि मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि रीट पात्रता जब आप देने जाओ तो एक इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस लेकर के जाओ कि आपके लिए रीट पात्रता खिलौना लगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी नजर जो है वो पात्रता पे है ही नहीं, पात्रता के रास्ते से गुजरते हुए मेंस तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, वहां तक आपकी दौड़ होनी चाहिए। और शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो साइकोलॉजी की जो सारी यूनिट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यूनिट आपकी ये दो होती हैं, एक तो बाल विकास वाली और एक अधिगम अभिप्रेरणा वाली। और बाल विकास और अधिगम अभिप्रेरणा में साइकोलॉजी का रीट की दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, साइकोलॉजी का लगभग 40% सिलेबस अकेले इन दो टॉपिकों में खप जाता है। सबसे ज्यादा लंबी यूनिटें हैं, और जितना टोटल समय पूरी साइकोलॉजी को पढ़ाने में लगता है उसका आधा समय लगभग इन दो यूनिटों को खत्म करने में लग जाता है। लेकिन हम इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर हम लोग चर्चा करें रिवीजन राउंड में, तो एकदम हमारी परीक्षा जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से जाएगी। और ये दोनों टॉपिक इतने इंपोर्टेंट हैं, आपको शायद ये पता है कि चाहे फर्स्ट ग्रेड हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो जो कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है, और चाहे पात्रता, रीट पात्रता हो, सभी में ये कॉमन टॉपिक हैं। ये अकेले दो टॉपिक ऐसे हैं जो सारे ग्रेड में कॉमन है, बाल विकास वाला और अधिगम वाला। उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण खंड है आपकी बुद्धि है, व्यक्तित्व और समायोजन है, व्यक्तिक भिन्नता और विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, ये आपकी जो टॉपिक है कुल मिलाकर के साइकोलॉजी। और फिर लास्ट यूनिट आपकी 5वीं है ही, जिसमें आपके मेथड, शिक्षण शास्त्र के आपके टॉपिक है। तो ये सब कुछ आप दिमाग में रख करके जब आप जाएंगे, एक अच्छी प्लानिंग जब आप लेकर के जाएंगे, आपकी प्लानिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। और साथ साथ हम लोग बात इस पर भी करेंगे अपने रिवीजन राउंड में कि आपकी प्लानिंग क्या हो, योजना क्या हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पात्रता में तो नहीं है, तो आप किस प्लानिंग से आपको काम करना है कि आपके न केवल पात्रता क्लियर हो बल्कि मैक्सिमम अंक आए। एक अच्छी योजना जो होती है वो आपके सिलेक्शन की आधी आधारशिला तैयार कर देती है। किसी भी परीक्षा के लिए आप भावनात्मक तौर पे मजबूत कैसे होकर के जाए। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों को जो पढ़ पढ़ करके, इतना सारा रट्टा मार करके, पढ़ करके, समझ करके एक अच्छी तैयारी, टीचर के दिमाग में भी ये परसेप्शन होता है कि ये बच्चा बड़ा पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट है, अच्छा पढ़ रहा है,
इसका सिलेक्शन होना चाहिए, और पता लगता है कि वो एग्जाम में सेलेक्ट हुआ ही नहीं। मैंने कई इंटेलिजेंट बच्चों को परीक्षा में बिखरते देखा है, और इसलिए क्योंकि उनकी जो प्लानिंग होती है, चाहे वो परीक्षा को लेकर के प्लानिंग हो और चाहे वो उनकी इमोशनल प्लानिंग हो, ध्यान रखो इमोशनल प्लानिंग हो, वो दोनों उनकी फेल होती है। और विशेष तौर पर फेल होती है उनकी इमोशनल प्लानिंग, जो उनके अंदर घबराहट, असुरक्षा पैदा करती है। और ये आपको साइकोलॉजी में बुद्धि वाले पाठ में वहां पढ़ाया है। मैंने तो अपने इतना हजारों स्टूडेंटों को पढ़ाया कि डेनियल गोलमैन, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का, इमोशनल इंटेलिजेंस का जिन्होंने आविष्कार किया इस अवधारणा का, उन्होंने इस बात को कहा कि एक व्यक्ति की सफलता में 80% जो योगदान होता है वो इसी इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। 20% आपका आईक्यू जो होता है वो आपका 20%, आईक्यू 20% होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ईक्यू। तो आपको संवेगात्मक प्रबंधन, अपने ऊपर विश्वास रख के कैसे जाना है। मैं चाहता हूं कि हमारा रिवीजन राउंड इतना जबरदस्त बने, कि हम लोग साइकोलॉजी और मेथड्स के श्रेष्ठतम कंटेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कंटेंट पर हम इन दिनों में इतनी जबरदस्त एक दृष्टिपात करें, एक रिवीजन तौर पे हम लोग चले कि परीक्षा में हमको न केवल तैयारी और मैटर हमारे दिमाग में जाए, बल्कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी जाए। यानी कि न केवल मैं आपको आईक्यू में मजबूत कर सकूं, बल्कि आपको ईक्यू में भी मजबूत करके भेजूं। फिर आप देखें, जिन बच्चों का आईक्यू और ईक्यू दोनों का संयोग जो होता है वो मजबूत होता है, फिर उनके लिए कोई लक्ष्य अभेद नहीं होता है। तो हम लोग अपनी पूरी तैयारी पूरी श्रेष्ठता के साथ हम लोग करेंगे। मैं कई बार विद्यार्थियों को बोलता हूं कि और हमारी तैयारी, हमारा आत्मविश्वास उस स्तर पर होना चाहिए कि मुझे वो पंक्तियां याद, हाँ मुझे, मैंने शायद वो इस शॉर्ट में भी बोली थी कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, ये आसमान जहां पे बिजलियां गिराना चाहता है, वो जिद कर रहा है कि मुझे जहां बिजलियां गिरानी है, लेकिन हमको भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हम भी वहीं घर बनाएंगे। जहां आसमान जिद कर रहा है कि मैं बिजली गिराऊंगा, हमको भी जिद है कि हम वहीं पर घर बनाकर दिखाएंगे। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमको भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। हम लोग साइकोलॉजी और मेथड्स पे हम लोग बात करेंगे, श्रेष्ठतम तरीके से बात करेंगे। मुलाकात करते हैं रिवीजन राउंड में। जय हिंद, जय भारत।